अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ आजिज़। प्रोग्राम है पीपल्स। नाज़रीन, अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं। दहशत गर्दी के हवाले से कहा जाता है कि बहुत सारे अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं और ये बात अब हुकूमती सतह पर कही जा रही है और बार बार कही जा रही है। और पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रहा है कि तमाम अफ़गान महाजरीन को उनके वतन वापस भेजा जाए। आइंदा 3 दिन बाद वो माहिदा ख़त्म होने वाला है कि जिसकी रूह से अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में, ये सरकारी सतह पर तादाद बताई जाती है 30 लाख, लेकिन गैर सरकारी सतह पर ये 1 करोड़ से ज़ायद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने अपने दौर में तमाम अफ़गान महाजरीन को, जो उन्हीं के दौर में पाकिस्तान आए थे, अपने रेफरेंडम के लिए पाकिस्तानी बना दिया था। उनको शनाख्ती कार्ड जारी करवाया और उनसे अपने हक़ में वोट लिया। उसके बाद ये अफ़गान महाजरीन पाकिस्तानी हो गए। बहुत बड़ी तादाद इनकी मौजूद है और बरसों से ये यहाँ पर हैं। अब इनकी 2 नस्लें यहाँ पर जवान हो चुकी हैं और क्या वो अब वापस जाएंगे? क्या आपके पास यानी हुकूमत के पास तमाम आदाद व शुमार मौजूद हैं कि कितने अफ़गान महाजरीन असल में पाकिस्तान में हैं, कितनों ने पाकिस्तानी शहरियत इख्तियार कर ली है जो ज़ियाउल हक साहब ने दी, और उसके बाद भी ये सिलसिला आज तक जारी है कि अफ़गान महाजरीन वहाँ से आ रहे हैं, अफ़गानी जो वहाँ से आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके, वो यहाँ पर आके शहरियत ले लेते हैं। उनके पास पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है, यहाँ पर आके बड़े बड़े कारोबार वो कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी मार्केटों के मालिक हैं, पूरी मार्केटों के, और वहाँ पर वो कारोबार कर रहे हैं, बहुत पैसा लेकर आते हैं। और मुश्किल ये है कि इनको पहचानना इतना आसान नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पश्तूनों और पख्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है। ये वज़ाक़ता के एतबार से, अपने लिबास के एतबार से पख्तून हैं, लिहाजा इनकी पहचान बड़ी मुश्किल है। एक पख्तून तो शायद इनको पहचान ले, लेकिन आम आदमी इनको पहचान नहीं सकता कि ये अफ़गानी है या KPK का कोई या बलूचिस्तान का कोई पख्तून है। मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूंगा कि कितना ज़रूरी है इनका पाकिस्तान से जाना, और जो पाकिस्तान की हुकूमत ने आजकल मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अफ़गान महाजरीन को अब लाजमी तौर पे इनके वतन वापस भेजना है, क्योंकि ये इनके कैंपों में दहशत गर्दी पनप रही है। ये ख्याल इतनी ताख़ीर से हुकूमत पाकिस्तान को क्यों आया, मेरा आज के प्रोग्राम का मौजू ये है। और चौधरी निसार साहब ने आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के अवाम को दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नफ्सियाती जंग लड़नी पड़ेगी और जीतनी पड़ेगी, ये किस हद तक दुरुस्त बात है? मेरे साथ आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर सलीम हैदर साहब, MIT के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब सिद्दीक़ सरवर एंकर पर्सन भी हैं और तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सिद्दीक़ सरवर आपका मेरे प्रोग्राम में आने का। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब बशारत मिर्ज़ा सदर हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के। बहुत शुक्रिया बशारत मिर्ज़ा आपका तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर सलीम हैदर सर, अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान आए और सबसे ज़्यादा और बड़ी तादाद इनकी कराची में है। हुकूमत कहती है अब इनको वापस भेजना है, क्या ये मुमकिन है? देखिए, अगर हुकूमत इस बात का जैसा कि अब ऐलान कर रही है कि इनको वापस भेजेंगे, तो सरकारी सतह पर रियासत कभी भी कोई फ़ैसला कर ले तो उस पर बिल्कुल अमल दरामद हो सकता है, उनको भेजा जा सकता है, क्योंकि उनका कोई कानूनी या आइनी कोई इस्तेहक़ाक़ नहीं है कि वो पाकिस्तान में इतने अरसे तक गैर मुअय्यना, जब तक हुकूमत ने इजाज़त दी हुई थी, उनको पनाह गज़ीन के तौर पे रजिस्टर्ड किया हुआ था और उन्हें खैर सगाली के तौर पे यहाँ रखा हुआ था, तब तक ठीक है। लेकिन अगर हुकूमत और रियासत ये फ़ैसला कर लेती है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, और जो जाना चाहिए बिल्कुल सही तौर से जाना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान इन अफ़गानियों के आने के बाद से नई मुश्किलात का शिकार हुआ और शनाख्त ये बनी इनकी पाकिस्तान में आमद के मंशियात यहाँ पर आईं, यहाँ पर जो है वो गन कल्चर जो है वो आया, क्लाशनकोफ आई, यहाँ पर जो है वो बदअमनी आई। तो अब अगर हुकूमत इस पर फ़ैसला कर ले तो फ़ौरी तौर से मैं सबसे पहले तो ये कहूँ कि यहाँ पे बाकायदा तौर से जिस तरीके से इनको आते वक्त कैंपों में रखा गया था और वहाँ से ये पूरे मुल्क में फैल गए थे, फ़ौरी तौर से कैंप्स बनाए जाएं और इनको जहाँ से भी इनको ये मिलें, इनको पहले कैंपों में मुंतकिल कर दिया जाए और फिर वहाँ से इनको अफ़गानिस्तान भेजा जाए। अच्छा, बशारत मिर्ज़ा साहब, सर ये बताइए आप कि ये कहते हैं कि वापस भेजा जाए, रियासत फ़ैसला कर ले तो वापस भेज सकती है, लेकिन अगर रियासत के पास आदाद व शुमार ही दुरुस्त ना हो, वो यही समझ रहे हों कि जितने आए थे यानी 30 लाख आए थे, आज भी 30 ही लाख हैं, तो फिर आप कैसे उन लोगों को, और जिन लोगों ने यहाँ की शरीयत ले ली
यहाँ कारोबार कर लिया है, यहाँ पे एजुकेशन उनके बच्चों ने हासिल कर ली, क्या मुमकिन रहा पाकिस्तान के लिए उनको भेजना, और है क्या आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रियाज आजिज साहब। आज आपने यकीन करें कि ऐसे इश्यूज़ पर मैंने टॉक शोज़ नहीं देखे। ये पाकिस्तान की दुखती रग पर आपने हाथ रखा है। ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ना, उनकी आपने, हम इंडिविजुअल बेसिस पर ज़रूर कहते रहते हैं, ये उसकी निशानदेही की। देखें जी, पहली बात तो ये है कि दुनिया में अगर कहीं, ठीक है, एज ए मुसलमान मुल्क अगर कहीं जुल्म और कहीं सितम शुरू हुआ और आपने कहीं पनाह भी दी तो उसकी एक लिमिट होती है, और दुनिया भर में ये होता है कि उन्हें कैंपों में रखा जाता है। पाकिस्तान की आवाम के साथ ये इतना बड़ा मजाक जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने किया कि एक तो इतनी बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन आए, और कैंपों में वो पहले दिन से नहीं थी। मैं डॉक्टर साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि सिवाय कुछ लाख के, क्योंकि वो तो लाखों में आए थे, वो उसी वक्त उनको इजाज़त दे दी गई, अदरवाइज़ वो उन कैंप्स पे बाकायदगी से ड्यूटी दी जाती है, एक हाथा उनका किया जाता है और उनको तमाम चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जाती है ताकि वो आबादी शहरी आबादी में मिक्स होकर जो शहर की चीज़ें हैं, जो शहर के बेनिफिट्स हैं, जो उन शहरियों के बेनिफिट्स हैं, उससे उनको दूर रखा जाए, और फिर जिस वक्त उनको मुनासिब मौके पर वापस उनके मुल्क में भेजा जाए तो आसानी से भेजा भी जा सकता है। मैं इस बात पर 100% मुत्तफिक हूँ कि अब ये बात तमाम अफगान के हवाले से कहें तो ये नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। हाँ, लेकिन बात यह है कि मैं इस हद तक डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर रियासत आज भी, हुकूमत आज भी, बल्कि हुकूमत से ज़्यादा रियासत, जी मैं लफ्ज़ रियासत को ज़्यादा, इसी हुकूमत को तो पहले भी कोई अमल दखल नहीं था। आप देख लें ना कि ये 80s के बाद से आज तक पॉलिटिकल हुकूमतें आती रहीं, उनके पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो इनके मामले में कोई फ़ैसले कर सकते हैं। रियासत जो फ़ैसले करना, आज अगर वाकई उसने फ़ैसला कर लिया है तो पहली फ़ुर्सत में उसे भेजा जाए, और उसमें जिस कदर मुमकिन हो उसकी वजूहत यह है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा अफ़गान महाजरीन के आने के बाद से हेरोइन और क्लाशनकोव कल्चर का जो इंट्रोड्यूस हुई। आप KPK में पता करें, मैं पेशावर में उस ज़माने में भी बात कर रहा हूँ, और आज तक बाकायदा जो KPK के लोग थे, पेशावर के लोग थे, वो बहुत बुरा भला कहते थे। वो कहते थे हमारे तमाम तर जो हकूक थे इन्होंने गस्ब कर लिए हैं। कहते पैसा ये हेरोइन से लेकर आते हैं, इधर ट्रांसपोर्टेशन सारी ख़त्म कर दी पूरे मुल्क से, सिर्फ उसके हकदार हैं। जो कारोबार हमारे पख्तून शुरू में इन्होंने ये किया, जो पाकिस्तान के पख्तून करते थे, उन सब पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ओबियसली जब वो बेरोज़गार होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो वो फिर नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ना। ये सारी चीज़ें मैं ये कहता हूँ कि आपने इतना अच्छा इशू उठाया है कि कौम को ये पता होना चाहिए। सिर्फ इनकी वापसी का ही सवाल नहीं होना चाहिए। रियाज आजिज साहब, आपके चैनल के हवाले से मैं ये कहता हूँ, कम से कम कभी हम ये भी तो हिसाब करें कि भाई ये आके इनको मिक्स किन लोगों ने किया, क्यों होने दिया, कहीं से तो हिसाब शुरू करें। बाकी हिसाब किताब तो हम मांगते हैं, ऐसे हिसाब किताब भी शुरू कर लें। ठीक है, सिद्दीक सरवर साहब, ये बताइए आप कि आप कराची में रहते हैं, सारी ग्रूमिंग आपकी कराची में है, पूरा शहर आप घूमते हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं आप मुझे ये बताइए कि क्या कराची में आपको, जैसा कि इन्होंने कहा कि वो अफगान महाजरीन आए और आके शहरी आबादी में मिक्स हो गए, कहीं कराची में आपको कैंप्स नज़र आए अफगान महाजरीन के कि ये कैंप्स हैं और आज जाके विज़िट कर लीजिए आप? अफगान बस्ती तो एक ज़रूर नज़र आती है हमें कि जिस पे टोटल उनका राज है, वहाँ पे उनका अपना कानून चलता है, वहाँ पे पुलिस दाखिल नहीं हो सकती, वहाँ पे रेंजर्स आसानी से दाखिल नहीं हो सकती। क्या आपको कैंप्स नज़र आते हैं कहीं अफगान बस्ती के? शुक्रिया रियाज साहब, जिस तरह से बिशारत साहब ने बात करी उसकी बात को मैं सेकंड करूँगा कि आप पहले जिस तरह से पाकिस्तान में अफगान महाजरीन आए थे, उस वक्त एक कैंपों के नाम पे एक खेल खेला गया था पाकिस्तानी अवाम के साथ। उसकी मद में जो एड्स आई, वो आपको पता है किस तरह से करप्शन की मद में चली गई। अफ़गान कैंप सिर्फ एक नाम के मौजूद थे और आज भी नाम के मौजूद हैं। पेपर्स में आपको अभी भी मिलेंगे कि अफ़गान कैंप मौजूद हैं पाकिस्तान के, कराची में क्या तमाम बड़े शहरों में और दूसरे स्पेशली बलूचिस्तान और KPK में भी आपको, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी जो बात आपने करी आइडेंटिफिकेशन, आज आप अगर किसी अफ़गान महाजिर को आइडेंटिफाई करने के लिए जाते हैं तो आप उसमें कोई तमीज़ नहीं कर सकते कि ये KPK का पख्तून है, बलूचिस्तान का पख्तून है, किसी ट्राइबल एरियाज़ का है, या ये अफ़गान महाजिर है। अब जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप अपने पाकिस्तानियों की मर्दमशुमारी तो करा नहीं पा रहे हैं, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास अफ़गान महाजिर कितने मौजूद हैं? जिस तरह से आपने बात करी कि 3 मिलियन उस वक्त थे जब पाकिस्तान के अंदर आए थे, तो आज उनकी एक 30 सालों में उनकी नई नस्ल के भी बच्चे जवान होने को हैं। तो क्या आप समझते हैं इसमें दूसरा पहलू भी है? मैं डॉक्टर सलीम हैदर को शामिल करूं इस पे कि क्या वो लोग जो उस वक्त अफगान वॉर के दरमियान आए, ठीक है वो 30 लाख उस वक्त फिगर था उनका, उसके बाद तो आज भी वो आपका बॉर्डर बंद नहीं होने दे रहे,
इस बात पे कि वो यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, वो वहाँ पर अगर सर्दी होती है, सर्दी के सीज़न में वो यहाँ उतर आते हैं, पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं, आपके पूरा पेशावर में आ जाते हैं, कराची में आ जाते हैं, पूरे बलूचिस्तान में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि आदाद व शुमार तो ठीक है ही नहीं, तो फिर कैसे आप मुमकिन है कि आप बेच सकें उनको? देखिए, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि इसके अंदर रियासत को एक्टिवेट होना पड़ेगा। रियासत को सब कुछ पता है कि कितने अफ़गान हैं यहाँ और कहाँ कहाँ रह रहे हैं, रियासत सब कुछ जानती है। वो अगर ये फ़ैसला कर ले, उसने देखें ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब का फ़ैसला किया, उसने सवात में ऑपरेशन का किया, जब उसने फ़ैसले किए, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई, फिर लोग वापस गए, और फिर जो KPK में भी हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अगर अफ़गानी हैं और इनको पख्तूनों को जो है ना आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल आइडेंटिफाई हो सकते हैं। और ये जो है, जो यहाँ के मुकामी पख्तून हैं, वो उनके यहाँ पर रूट्स हैं, उनके ख़ानदान हैं, उनके ट्राइब्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, तो उनके साथ इनको नथी नहीं किया जा सकता। इन अफ़गानियों को रियासत एक उसूली फ़ैसला करे कि इन्हें वापस अफ़गानिस्तान भेजना है, इसके ऊपर एक मिशनरी तरीक़े से अमल दरामद शुरू किया जाए, और इन अफ़गानियों को इनका कोई राइट नहीं है कि अब इनको मज़ीद पाकिस्तान में, क्योंकि ये बात हकीकत है जैसा बिशारत ने कहा कि पाकिस्तान के पूरा कल्चर, आप अफ़गानियों से आने से पहले इस पाकिस्तान का कल्चर देखें और अफ़गानियों के आने के बाद जो पाकिस्तान में बुराइयां जन्म ली हैं और जो इंतहा पे इस वक्त पहुंच गई हैं, और पाकिस्तान पूरे दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का एक हेडक्वार्टर बना हुआ है पिछले 20-30 साल से। तो ये तोहफ़ा है सारा अफ़गानियों का। इसको अब खुदा के लिए अगर इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क में अमन लाना है, वरना ये सारी ख्वाब और ख्याल की बातें हैं। आज वज़ीर दाखिला साहब अब अगर ऐसी सूरत में कुछ मजहबी फोर्सेस, मजहबी जमातें वो सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं, वो तो हमारे भाई हैं, वो तो हमारे दोस्त हैं, हमें उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, वो हमारा दीन हमें ये सबक पढ़ाता है, तो फिर आप क्या करेंगे सर? देखिए, जहाँ तक मजहबी जमातों का ताल्लुक़ है, वो ऐसा दीन और ये दूसरे वास्ते देकर, वो ऐसा कोई वास्ता कल को वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी देना शुरू कर दें, दीन के लोग वहाँ भी हैं, वो ईरान के लोगों के लिए भी देना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान तो एक जो है वो बन जाएगा, एक एक्सपेरिमेंटल वो जगह बन जाएगा। तो ये जो, जहाँ तक इसको दलील को नहीं माना जा सकता, भाई तो और भी लोग हैं। आज आप देखिए, वो दीन के इन सियासी जमातों ने वहाँ हमारे बांग्लादेश कैंपों में हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई पड़े हुए हैं कई लाख, उनके लिए तो इनका इस्लाम नहीं जागता, कोई इनका दीन नहीं इनको नज़र आता। ये अफ़गानियों के लिए इनको दीन क्यों नज़र आता है? तो इसलिए ये बात उनकी दलील मानी नहीं जा सकती। ये पाकिस्तान की कौम का मसला है, ये पाकिस्तान के मुल्क का और इसके वजूद का और यहाँ के अमन व अमान का मसला है, जिसको हमें बहैसियत एक पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा, बशारत मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं। लेकिन अगर हुकूमत अफ़गान महाजरीन के मामले को, जो माजी में होता रहा, एक इंटरनेशनल डील के तौर पर ले कि उनको यहाँ से बेदखल करने की बात करे, और जब बात कहीं मैच्योर हो जाए या ऊपर से प्रेशर आ जाए या पैसे आ जाएं, तो वो अपना डिसीजन वापस ले ले और पैसे पकड़ ले, तो ये रवैया ठीक है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे सर? देखिए जी, बात ये कि ये हुकूमतों ने तो, रियासत ने तो ऐसा पहले भी किया है। ये जो पिछले 30 साल से इधर बैठे हुए हैं, तो ये इसी अंदाज से बैठे हुए हैं। और आपसे अर्ज़ करूं कि वो जो पैसे पकड़े गए हैं, वो मूंगफली का दाने के बराबर नहीं था। पाकिस्तान के वसाइल पर जिस हद तक इन अफ़गानियों की वजह से प्रेशर पड़ा था, और उसके बारे में आप उस इमदाद को देखें जो उस वक्त अमेरिका ने मुजाहिदीन के हवाले से या उस नाम से दी गई, जिस वक्त उसको इन्हीं मुजाहिदीन की ज़रूरत थी जिन्हें आज वो टेररिस्ट कहता है। तो उस वक्त अगर आप गौर करेंगे तो जो वो इमदाद दे रहा था, बेसिकली वो बहुत कम थी। लेकिन हाँ, क्योंकि वो मखसूस पॉकेट्स में जा रही थी, तो इंडिविजुअल के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा थी। मगर अगर आप उस हवाले से देखें, मैं आज भी कहता हूँ कि इस अंदाज का आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया इस पर बाकायदगी से मुहिम चलाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तानियों का मसला है। और मैं ये बात कहने लगा था, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से कहा कि जनाब, हम उनको तो 30 लाख ले आते हैं,
लेकिन जो पाकिस्तान के नाम पर अपनी आल औलाद को कुर्बान करके महाजिर कैंपों में रह रहे थे, हम उसे क्या इस बात की सजा देते हैं कि तूने चौंके पाकिस्तान का नाम लिया, चौंके तू पाकिस्तानी कहलाया, चौंके तूने वफादारी की बात की, इसलिए अब तेरे बच्चे भी कैंपों में बड़े हो जाएंगे, तू पाकिस्तान नहीं आ सकता, क्योंकि तू आएगा तो तुझे सिंध कहेगा मैं नहीं मानता, बलूचिस्तान कहेगा मैं नहीं मानता, केपी कहेगा मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये उन रियासत के उन हलकों को वो सूट नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि देखिए कौम तो आज भी खामोश है, कौन सा इस पर इतनी बड़ी मामलात हुए। अगर ये डिसाइड करते हैं और ये फिर कोई सूरत हाल करते हैं तो ये पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी अवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर अब ये फैसला लिया है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आती है बात, नहीं अक़वाम मुत्तहिदा जी देखें जी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ मैं प्रेशर वहीं से आ रहा है, प्रेशर तो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, बेसिकली प्रेशर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से उस अंदाज से नहीं आ रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से उस वक्त प्रेशर आया था, ये तो कल की बात है कि पूरे यूरोप ने अपने बॉर्डर बंद कर लिए थे और वो मुसलमान जो वहां से निकले थे वो कश्तियों में डूब के मर रहे थे। वो तो मतलब जब शाम से निकले तो वो अक़वाम मुत्तहिदा का प्रेशर कहाँ था? मुझे ये बता दें, क्या प्रेशर ये है कि यूरोप खोल दे कि जितने दुनिया भर के गरीब लोग हैं, क्योंकि वो तो देखें वो जो अमीर ममालिक है वो खोल देना बॉर्डर कि हम आने देते हैं। तो प्रेशर बात अक़वाम मुत्तहिदा का प्रेशर नहीं है, बात आपने जो दूसरी तरफ इशारा किया, बात यह कि मुझे क्या सूट किन हालात में क्या कर रहा है। सिर्फ अकेला वो प्रेशर की बात नहीं है, वो प्रेशर अपनी जगह पर होगा, लेकिन कोई भी नाजायज़ चीज़ जो प्रेशराइज हो आप उससे रद्द कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि स्टेट को चाहिए कि वो इस मामले को कहे और दुनिया भर को कहे ना, वैसे भी कहे कि अच्छा आएँ मदद करें, फिर आ जाएँ, टीम में आएँ, मदद करें, पैसे दें, इन सबको हम लेके जाते हैं बॉर्डर की हद तक। क्योंकि ये कैंप जिस बस्ती का आपने हवाला दिया वो तो उन्होंने खुद बना ली, उस चौके अफगानी थे उन्होंने उसकी अफगान बस्ती, क्योंकि कैंप कभी शहरों में थोड़ी बनते हैं, कैंप तो हमेशा बॉर्डर पे बनते हैं। क्या आप बॉर्डर पे उन्हें रखते हैं कि किसी भी अच्छे मौके पर उन्हें वापस कर दें? तो मैं ये समझता हूं कि ये सूरत हाल अब इसे कंप्रोमाइज्ड नहीं होना चाहिए। उसकी वजूहात इंटरनेशनली भी हैं और अगर आप जोग्राफियाई सूरत हाल भी देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये शायद कंप्रोमाइज़ हो, लेकिन नीयत ज़रूर साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर नीयत साफ़ सुथरी होती है और हम इन्हें वाकई जिस हद तक भी, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, A to Z नहीं जा सकते, लेकिन जनाब अगर जितना भेज सकते हैं, लेकिन अगर 30 लाख कितनी इस बात में जान है कि ये लोग दहशतगर्दी में मुलविस हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, लेकिन इस वक्त नाज़रीन टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ सेनेटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, इनसे पूछ लेते हैं इस हवाले से इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम ताज हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ताज हैदर साहब, हम बात कर रहे हैं अफ़गान महाजरीन के हवाले से और अब हुकूमत उनको वापस भेजने का फ़ैसला कर चुकी है। क्या आपके ख्याल में हुकूमत के लिए मुमकिन है इनको वापस भेजना, क्योंकि इनके फ़िगर और उनकी तादाद के हवाले से और जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की शहरियत हासिल कर ली है, क्या मुमकिन है इनको आसानी से भेजना वापस? नहीं, मतलब हुकूमत को चाहिए कि संजीदा बात करे, ऐसे क्यों हमारा मजाक उड़ा रही? एक बात संजीदा होनी चाहिए ना कि किस तरीके से किया जाएगा, क्या किया जाएगा। मतलब ये तो नहीं है कि बस ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब संजीदगी से बात होनी चाहिए। क्या मुराद है संजीदगी से सर आपकी? क्या करना चाहिए हुकूमत को? मतलब कोई ऐसी चीज के जो काबिल अमल हो और कोई ऐसा तरीक़ाकार कि जिससे ये लोग जा सकें वापस। तो ये तो नहीं है कि आपने कहा जी हम ये कर देंगे, तोप मार देंगे, एटम बम गिरा देंगे। नहीं भाई, नहीं, मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत के पास आदाद शुमार हैं कि वो जमा करके, एक तो ये कि फिगर इनका ये कितनी तादाद में है? आदाद शुमार का मसला नहीं है, ये आपको एक इलाकाई तौर पे सिक्योरिटी का निज़ाम बनाने की बात है और ये सिक्योरिटी का निज़ाम वस्ती एशिया में मौजूद है जो शंघाई कोऑपरेशन के तहत हो रहा है और आज से नहीं 15 साल से ये मौजूद है और उसकी एक माशी बुनियाद है। बॉर्डर ट्रेड किस तरीके से की जाएगी, सिक्योरिटी का निज़ाम किस तरीके से किया जाएगा, इत्तलात का कैसे एक्सचेंज किया जाएगा। वस्ती एशिया के 9 ममालिक इसके अंदर मौजूद हैं, तो आखिर क्यों पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान इसको नहीं कर सकते कि हाँ जो कि सामने ही हो रहा है उसको यहाँ पे दौरा लिया जाए? अच्छा, ये बताइए सर, ये बताइए हल नहीं होंगे। ताज साहब, ये बताइए कि जनरल ज़िया के दौर में ये अफगानी पाकिस्तान आए, क्या आप नहीं समझते कि इनको मिसट्रीट किया गया और उस वक्त की हुकूमत ने इनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया? देखिए, अब ये नहीं होता कि हम जनरल ज़िया पे पत्थर मारना शुरू कर दें और उस पर। हमारा मसला ये है कि अब क्या किया जाए, वो किया जाए, वो तरीक़ाकार किया जाए कि जो कामयाब हो और उसके लिए जो कामयाब तरीका हो चुका है
और वस्ती एशिया के अंदर जो तरीका कामयाब हुआ है, रूस और चीन की सरबराही के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे, आप भी अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, तो उस तरीके का एक इलाकाई सिक्योरिटी निज़ाम, पहली बात, जिसकी कि एक माशी बुनियाद हो और बॉर्डर ट्रेड जो है उसको किस तरीके से किया जाए। अब अगर तसादुम सर को बॉर्डर ट्रेड की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही सर, इनको वापस भेजने की बात हो रही है। जो अगवानी यहाँ पे कैंपों में बसे हुए हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, हुकूमत कहती है कि इन कैंपों में दहशतगर्दी हो रही है, फिर हम और आप चलते हैं, उनको कंधों पे उठाते हैं, उधर जाके फेंक आते हैं। यार कोई संजीदा बात करो। नहीं मैं तो आप खुद कोई मतलब आप कोई खुद इसके अंदर हल भी नहीं दे रहे सर। आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल माफाकुल फितरत और आफाकी बात लग रही है मुझे सर। जी नहीं, वो बात है कि जो 15 साल पहले की जा चुकी है इसी इलाके के अंदर, जो दहशतगर्दी की थ्रेट थी और मजहबी इंतहा पसंदी की थ्रेट थी। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत के पास आदाद शुमार हैं, उनके फिगर्स हैं कि वो कितने हैं, कहां हैं, कैसे उनको वापस भेजा जाएगा? ये तो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए ना। ये सुनो जरा, मैं किताबें भी भेज दूंगा तुम्हें, पढ़ लेना उसको, कि किस तरीके से वस्ती एशिया के अंदर ये किया गया है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान और चाइना का जो सिंकियांग का इलाका है, वहां ये थ्रेट और कहीं ज्यादा थी। सर वहां कैंपों में रखा गया था, यहाँ आपके मुल्क में कैंपों में नहीं रखा गया उनको, वो तो शहरी आबादी में मिक्स हुए हैं सर। वहां कैंपों में नहीं रखा गया, वहां एक सिक्योरिटी का निजाम बनाया गया कि जिसकी वजह से दहशतगर्दी रुकी। फिर वहां एक माशी निजाम बनाया गया जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिला। और आज जो वस्ती एशिया के मुमालिक तरक्की कर रहे हैं और चीन के साथ बॉर्डर ट्रेड बढ़ रही है, तो वो उसी की वजह से है। उसको जरा पढ़ लीजिए, देख लीजिए, खुद मेरे भतीजे ने रिसर्च करके मैगिल से उस पर किताब लिखी है। सर मसला ये है कि आपके भतीजे ने जो कह दिया वो आपको ठीक लग रहा है, ग्राउंड रियलिटी आपको नजर नहीं आ रही है, माजरत के साथ सर। नहीं, मैं अंधा हूँ इसलिए नहीं नजर आ रही। तो सर अब ये इसका इलाज सर मेरे पास नहीं है सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की सर, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। जैसे बात कर रहे हाँ, थे ब्रेक से कबल, इनसे बात करने से कबल जो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि क्या ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है यहाँ पर? 110% पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो अब तो सरकारी सतह पे भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि यही लोग दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। अब जो ताज हैदर साहब बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ जो अफ़गान हैं वो इनके पास मौजूद हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि UNHCR से डेली $5 पर अफ़गान महाजर पाकिस्तान को मिलते हैं। जब तक मिलने की बात नहीं कर रहे हैं, जब तक गवर्नमेंट के पास नंबर ऑफ नहीं होंगे, एक्चुअल नंबर नहीं होंगे, तो किस तरह से ये पैसे इकट्ठे करेंगे? गवर्नमेंट जो है ना खुद नहीं चाहती इनको। जिस तरह से अभी डॉक्टर सलीम साहब ने बात करी कि अगर गवर्नमेंट अपने रेट पे आए तो ये विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ आप इनको जो है ना वो बिल्कुल वापस भेज सकते हैं। बट अभी गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती। जिस तरह से ये लोग अपने फंड्स ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट खुद जब चाहेगी नहीं तो कैसे इनको भेज सकेगी? अच्छा ठीक है नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे मैं जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, गुफ्तगू दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। अब बशारत मिर्ज़ा साहब, ये बताइए आप कि क्या मुमकिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, जैसा मैं ताज हैदर साहब से बार बार सवाल करता रहा और उन्होंने बात को किस रुख पे ले गए वो मुझे नहीं मालूम, कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुमकिन है इनको वापस भेजना? जी मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये तो मुमकिन नहीं है कि 100% तो मुमकिन। आप ये कह रहे हैं कि जुज़वी तौर पे कितना? अच्छा जुज़वी तौर पे आप 30 लाख कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा है उनकी अब, तो कितना जुज़वी तौर पे? इसका मतलब 10 लाख 5 लाख बेच सकेंगे? मतलब अगर आप इस पाकिस्तान देखें जी, अगर हुकूमत कोशिश करती है, और फॉर एग्जांपल मैं आप ही के फिगर को फिलहाल, क्योंकि फिगर तो किसी के पास भी दुरुस्त इस वक्त नहीं है, फिगर 1 करोड़ ही रख लूँ और उसका 30 से 40% भी वापस कर देते हैं, तो आप ये समझे कि 30 से 40 लाख पाकिस्तानियों को उनके बदले में वो रोज़गार, वो फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें जो स्टेट देती है वो मिलेंगी। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा फिगर होगा। लेकिन उसके बावजूद भी बात यह है कि अगर आप इनके बारे में ये मामले देखें, स्टेट अगर करने पे आए ना, लेकिन हाँ ये बात 2 महीने, 4 महीने, साल, 6 महीने की नहीं है कि आप एक बंच को निकालने के बाद अब आप
तहकीकात में चले जाएं और वाकई जो लोग अफ़गानी नस्ल है, उनकी दूसरी नस्ल है, तीसरी नस्ल है, फिर आप उनको देखें, अगर वो पाकिस्तानी नहीं तो उनको कहा जाए कि नहीं जी अब आपके लिए दिस इज़ इनफ, अब आप जाएं अपने मुल्क में। तो किया ज़रूर जा सकता है, लेकिन इसके लिए वो जस्टर, वो नीयत चाहिए जिसके लिए, और एक टाइम चाहिए। लेकिन अगर कल रियासत शुरू करती है तो आप यकीन करें एक बहुत बड़ा बंच ये फौरी तौर पर विद इन मैं कोई टाइम उस पर सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन किया जा सकता है कि इनको कहें कि नहीं जी आप जाएं। और उसका एक तरीका है कि आप पहले करें, इन्हें कैंप्स में लेके जाएं, बताया जाए दुनिया को कि जनाब ये बहुत हो गया हमारे लिए, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते और दुनिया को इतना ही अच्छा है। तो जिस जिस दुनिया के ममालिक ये समझते हैं कि वो ये बहुत अच्छे लोग हैं, वो ले ले। दूसरी बात, मजहबी जमातों के हवाले से मैं एक बात कहता चलूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ मजहबी जमातें हमेशा से माजरत के साथ इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहती हैं, मगर आज अगर कोई ये कहेगा ना कि ये अफ़गानिस्तान, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, इन्हें आप ना भेजें, तो पाकिस्तान में से किसी सिमत में से उनकी हिमायत की आवाज़ नहीं आएगी, बल्कि इतनी बड़ी तनकीद होगी जो शायद वो बर्दाश्त ना कर सके। तो मैं नहीं समझता अगर ये करना चाहें, अगर स्टेट करना चाहेगी तो तमाम पाकिस्तानी इस बात पर रेडी है कि हाँ जी अभी नहीं इनके, इसलिए कि वैसे भी वहाँ मामला दुरुस्त हो गए, सारी चीज़ें हो गए, हमने बहुत मेहमान नवाजी कर ली, अब थैंक यू वेरी मच, आप अपने घर जाए। ठीक है जनाब, ये बताइए कराची में तो ऐसे भी इलाके हैं जहाँ अगवानी रहते हैं, एक अगवान बस्ती के नाम से भी है, इसके सुराबगोट के पास बस्ती है उनकी, लेकिन जो रेट है वहाँ पाकिस्तानी हुकूमत की है, इंतज़ामिया की, कराची की, कानून की रेट नहीं है वहाँ पर, वो अपना कानून चलाते हैं, अपने जिरगे करते हैं। ऐसी सूरत में क्या आपको पता चल सकता है कि इसके अंदर कौन कौन रहना है, कितने अगवानी रह रहे हैं और क्या आदाद व शुमार आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्या मुमकिन है आपके लिए? देखिए, ये यकीनन दुश्वारियां हैं जो आपने और हमारे दूसरे साथियों ने कहा है, लेकिन इसके बावजूद इस बात पे अब पूरे पाकिस्तान में कंसेंसस है, लोग समझते हैं कि हमारे मुल्क का कल्चर तबाह हुआ, हमारा मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा जो ये दहशतगर्दी आई, अब लोगों का पूरे पाकिस्तान में, इवन खुद KPK के मुकामी पख्तून ये चाहते हैं कि इनको वापस भेजा जाए। तो एक ऐसी लोगों के अंदर मौजूद है। फिर अगर हमारी रियासत इस सिलसिले में फ़ैसला कर ले, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इनको भेजने का एक अगर फ़ैसला कर ले स्टेट के लेवल पर, तो बिल्कुल भेजा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा भेजे जाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि ये रोज़ाना जो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं उसको भी रोका जाए फौरी तौर से, ताकि मज़ीद तादाद ना बढ़े, इनकी आमदोरफ्त को ख़त्म किया जाए, उसको वीज़े और दूसरी सफरी दस्तावेज़ात का पाबंद किया जाए, इन बॉर्डर्स को सील किया जाए, इसको सिक्योरिटी जोन बनाया जाए। पाकिस्तान को अगर आगे चलाना है, इसको मज़ीद तबाह होने से बचाना है, तो रियासत पाकिस्तान को कॉन्क्रीट मेजर्स लेने होंगे। और जैसा कि अब थोड़ा सा हमारी खुसूसन मुसल्लह अफवाज, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे कह रहे हैं कि अब वो वापस नहीं होंगे जो इक़दाम दहशतगर्दी, अफ़गानियों का मसला भी उस मजमूई दहशतगर्दी का जो टॉपिक है इस मुल्क में, ये उसका हिस्सा है। इसको अभी तक जो है वो एड्रेस नहीं किया गया है, दूसरी किस्म की दहशतगर्दियों को, लेकिन ये एक रूट कॉज अफगानी है यहाँ पर उस दहशतगर्दी के। ये जो बाकी कौमों में भी दहशतगर्दी फैली है, जो हथियारों का कल्चर आया है, वो यहीं से आया है। हमने तो कलाशनकोव का नाम पहली दफ़ा अफगानियों के आने के बाद सुना। हम जब उस ज़माने में स्टूडेंट होते थे कराची यूनिवर्सिटी में, पहली दफ़ा कलाशनकोव सुना, जिसको देखने के लिए खड़े हो जाते थे लोगों के झुंड के झुंड। ठीक है, तो ये जो है, इनकी वापसी के बगैर पाकिस्तान के कल्चर की दुरुस्तगी मुमकिन नहीं। कितना मईशत पर असरअंदाज हो रहे हैं ये अगवानी पाकिस्तान की? आप देखें रियाज साहब, हमारी इस वक्त GDP टोटल है क्या? अगर हम बात करते हैं इस वक्त हमारी जो आदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान के अपने हैं, 19 से 20 करोड़ की आबादी इस वक्त पाकिस्तान की है, तो क्या हम 4% की GDP के ऊपर रिलाय करने के बाद पाकिस्तान की पूरी आवाम के जितने लोग हैं उनको कारोबार दे सकते हैं, उनको रोज़गार दे सकते हैं? जब हम उनको रोज़गार नहीं दे सकते, तो 1 करोड़ जो हमारे ऊपर सरप्लस है इन अफ़गान महाजरीन की शेप के अंदर। और अब दूसरी बात जो है, जो आप एक CPEC को लेके चल रहे हैं, अब देखें कि आपके जो मुखालिफ कंट्रीज़ हैं वो आपको किस किस तरह से डस पहुंचाने की कोशिश में है। आपके कितने राके एजेंट इन्हीं बॉर्डर से पकड़े गए, वहाँ से जो आपकी ये आबियारी हो रही है, तो किस तरह से पाकिस्तान की बेसिकली वो रूट्स को डैमेज करने के चक्कर में है। अगर आपका CPEC नहीं बनता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, जो कि एक खदशात हैं, CPEC अगर नहीं बनता तो उसका नुकसान पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को बेयर करना पड़ेगा। अगर आपने ये मैयर स्टिक मैयर्स अभी नहीं लिए
तो इसका खमियाजा आप कितना भुगतेंगे ये आपकी जीडीपी आपको आने वाले 2-4 साल में बता देगी। ठीक है, ये बहुत गहरे। आज आप देखें कि भत्ता के ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर का खुद एक्सेप्टेबल बयान है ना, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बॉर्डर की दूसरी तरफ से भत्ता के जो है वो फ़ोन आते हैं। तो मतलब ये चीज़ें जब कंफर्म है आपको तो फिर क्यों नहीं स्टेक मेजर। बशारत मिर्ज़ा साहब, ये इतने अरसे पाकिस्तान रहे अगवानी, और रहने के बाद भी वो लॉयल अपने ही मुल्क से हैं, अपनी ही ज़मीन से हैं। आपके मुल्क से वो आज भी लॉयल नहीं हैं और आपके मुल्क के ख़िलाफ़ आज भी वो साजिशों में मसरूफ़ हैं। तो ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तानी हुकूमत को बहुत पहले ये फैसला नहीं करना चाहिए था आपके ख्याल में? देर से किया है कुछ? जी, मैं तो समझता हूँ ये बहुत देर से किया, सिर्फ देर से नहीं, और अभी भी जो किया है, जो जिस खदशे का आपने इजहार किया, मैं आपके उस खदशे के साथ हूँ कि अभी भी किया है। अल्लाह करे इस पर अमल दरामद भी शुरू करें, इसलिए कि हमने तो साल से पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान की यानी एक बहुत बड़ी आबादी 2 वक्त का खाना नहीं खाती। उनके पास आज तक पाकिस्तान की मेजर आबादी के पास पीने का साफ पानी नहीं है। आज तक लोग सड़कों पे सोते हैं, अपने मकानात नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपने इतने लंबे अरसे, आप 80 से और आज तक आप देखें, आपने इन लोगों को रखे, ये जुल्म नहीं किया अवाम के साथ, बिल्कुल बहुत देर से फैसला किया, बहुत ज़्यादा देर से फैसला किया। लेकिन अब जो फैसला कर लिया, जो फैसला किया है, बजाय इसके कि मैं उस सारी देर पे हम रहे, लेकिन इस फैसले पे स्टैंड करना चाहिए, इस फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए। और इस फैसले पे अमल दरामद इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए जी, अभी भी अफगानिस्तान, मैं ये नहीं कहता इन लोगों का हो सकता है सारी मेजॉरिटी का कसूर नहीं होगा, लेकिन ये दुरुस्त है कि ये कल्चर तो वहीं का था ना। वहाँ पर ठीक है, बदला लेना भी कोई बहुत बुरी बात नहीं समझी जाती थी। वहाँ पर जो है वो असला भी जो है वो उनका हुस्न समझा जाता था, ठीक है, उनके कल्चर का हिस्सा है। लेकिन शहरों में सिवाय KPK में के अलावा बाकी शहरों का तो ना तो ये हुस्न था, ना ये उस कल्चर का हिस्सा था। लेकिन आप देखें कि आज कराची शहर में भी ये हालत है कि असला के छोटा बच्चा छोटी सी बात पे अगर पिस्टल निकालता है तो ये कल्चर शुरू कहाँ से हुआ? डॉक्टर साहब इधर बैठे हैं, जिस ज़माने की यूनिवर्सिटी का ये जिक्र कर रहे हैं, और इनसे पुराने चले जाएं तो बहुत बड़े बड़े कराची के बदमाशों के बारे में जब हम अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से सुनते थे तो सुनते थे बहुत बड़ा बदमाश था, क्या उसके पास चाकू हुआ करता था, मतलब ये कल्चर था ना। लेकिन इसके बाद ये आया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस मामले को प्रॉपर, रियासत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अब लें और पाकिस्तानियों पर रहम करें और इन लोगों को बाइज्जत तरीके से एक मेथड बनाएं। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप और मैं उठा के फेंक आएंगे या कोई और फेंक आएगा, लेकिन अगर हम सोचेंगे भी नहीं, हमने 35-36 साल लगा दिए, अभी मजीद 36 साल हम ये सोचेंगे कंधे पे उठा के लेके जाएंगे, तो भाई कोई तरीका बनाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिफाइड हैं, आपके पास रजिस्टर्ड हैं, पहले तो उनको भेजिए, उनसे शुरू कर दें, पहले तो उनको भेजिए ताकि इब्तिदा तो। लेकिन इससे पाक अफगान रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत ने दोबारा पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि इसको आप एक्सटेंड कर लें। उसमें एक बात है, देखें, 2 बातें। एक तो पाक अफगान उस वक्त क्या रिलेशन पर असर पड़ रहा है जब तालिबान का हेड वहां जाके बैठ जाता है, वो कहते हैं हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई जाती है। उस वक्त क्या असर पड़ता है जब आप उधर से दहशतगर्द आते हैं, यहाँ पर करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उस वक्त क्या असर पड़ता है जब आप कहते हैं कि जी मैं गेट लगा लूँ अपनी सरहद के अंदर इधर, तो कहते हैं कि हम तो अभी फायरिंग शुरू कर देंगे। तो मामलात ये उस मामलात की बात नहीं है। देखिए जी, असर तो उस वक्त होगा आप जब मामलात करेंगे इस अंदाज का है, बल्कि ये दुनिया को ये पहले तो बावर कराने की जरूरत है। हमारे साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम रही है, हमने बड़े बड़े मामलात किए, जैसे ज़रब-ए-अस्ब की बात आ रही है, आज ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की बात आ रही है। आज तक हमारी हुकूमतें, हमारी रियासत कभी इस बात को लोगों को नहीं बावर करा सकी कि आपके 2 मरते हैं तो आप पूरी दुनिया का नाता बंद कर देते हैं, आप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ले आते हैं। पाकिस्तान में 60,000 से ज़्यादा सिविलियन शहीद हुए हैं दुनिया की इस जंग के लिए। पाकिस्तान में पाकिस्तान के फौजी भी शहीद हुए हैं, 5, 7, 8, 10 हज़ार फौज हमारी शहीद हुई है, 60,000 सिविलियन शहीद हुए, और आज भी हम पे जो है ना बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखा जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें करने के बाद नहीं है, तो अब आप ये बात नहीं, अब बात यह है कि जब आप इस चीज़ को बावर कराएंगे कि जनाब हमने इतने साल, कोई एक एग्जाम्पल दे दें ना, वो बावर कहाँ मानते हैं नहीं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। आपके सवाल से पहले, पाकिस्तान की तारीख में 2 बड़े अगवा हुए हैं जी, सलमान तासीर साहब के बेटे का और जनाब ये वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का। आप देखिए दोनों को फिर अफगानिस्तान ले जाया तीसरा बड़ा हुआ है। और अब जो तीसरा हुआ है, इसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें सिंध के बॉर्डर से निकाल के आगे ले जाया गया है और आगे। तो ये पाकिस्तान की तारीख के, पाकिस्तान की बनने के बाद से 3 बड़े अगवा के वाक़यात हैं और इनके अंदर अफगान कनेक्शन है। तो इससे ज़्यादा, और अब मैं आपसे, जैसे दहशतगर्दी के मामलात हैं, जो बम ब्लास्ट, कराची का जो सबसे पहला बम ब्लास्ट हुआ था बोरी बाज़ार का,
वो भी लोगों को याद है, सैकड़ों की तादाद में लोग, उसमें पहला बम ब्लास्ट था पाकिस्तान का, उसके अंदर भी वही इन्वॉल्व थे। तो भाई हमने इतनी कीमत अदा कर रहे हैं इन अफगानियों की मेहमानदारी की, खुदारा रियासत ने अगर अब कोई फैसला किया है, पाकिस्तानी कौम हाथ जोड़ के कहती है कि अफगानियों को पाकिस्तान से भेजने का मंसूबा नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा बनाया जाए और रियासत इसकी जिम्मेदारी ले ताकि पाकिस्तान को पाक साफ किया जा सके। अच्छा, आपके ख्याल में सिविक जो फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर कितना असरअंदाज होते हैं ये गैर कानूनी तारीके वतन जिनमें बहुत बड़ी तादाद अफगानियों की? देखिए, इन्होंने सबसे ज़्यादा तो असल में कबायली, देखिए ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मिर्जा साहब भी यही कह रहे हैं कि ये शहरी आबादियों में आके जम हुए, ये कैंपों में नहीं रखे गए। नहीं, खास तौर से कराची में, कराची का सिविक कल्चर तबाह करने के अंदर भी इनका बड़ा किरदार रहा है और इन्होंने कच्ची आबादियाँ बसाई हैं यहाँ पर बेशतर इलाक़ों के अंदर और बहुत ही इल सैनिटेशन के उन हालात में ये लोग रहते हैं और इनका कबायली जो है वो तर्ज़ ज़िंदगी है जो मैच नहीं करता है शहर के कल्चर के साथ और यहाँ की सिविक सोसाइटी के साथ। तो कराची के अंदर तो इन्होंने बहुत तबाह करने में इनका बड़ा रोल। सिद्दीक सरवर, वक्त खत्म हो गया, ये बताइए आपके सिविक फैसिलिटीज़ जो में पानी है, बिजली है, इसके ऊपर कितना बड़ा बोझ बनते हैं इस तरह के लोग? ऑफ कोर्स रियाज साहब, जब हम बात करते हैं कि कराची की आबादी 2 करोड़ की है, तो इस वक्त उसमें देखा जाए तो जिस तरह से 30 लाख की आबादी हम बात कर रहे हैं अफगान महाजरीन की, तो उसमें से मेजॉरिटी जो है 70 to 80% कराची में मौजूद है। तो अभी इसलिए इस बात है, हमारी यूटिलिटीज़ को भी वो लोग यूज़ करते हैं। अब अगर इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखा जाए जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, उसको देखा जाए तो हमें पहले रियासत को अपने अंदर भी देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो वली मोहम्मद को NIC पासपोर्ट देते हैं, वो कौन लोग हैं जो मुल्ला उमर को या उसामा बिन लादेन को यहाँ पर सपोर्ट देते हैं। उन सहूलतकारों को भी देखना होगा पहले। जब आप इन तमाम स्ट्रक्चर अपने को पहले देखेंगे तो उसके बाद फिर आप कोई भी मैयत ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको बड़े कड़वा घूंट पहले पीना पड़ेगा अपने अंदर, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक सरवर साहब, जनाब बशारत मिर्ज़ा, जनाब डॉक्टर सलीम हैदर साहब। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आप तक पहुँच गई। हमने कोशिश की कि इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करें। रियलिटी ये है कि अफ़गान महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आबाद है, जिसका आदाद व शुमार जमा करना, असल फ़िगर्स जमा करना, ये शायद हुकूमत के बस में नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल मौजू और मुनासिब लगती है कि जो आदाद व शुमार जितने आपके पास हैं, जितने फ़िगर्स आपके पास हैं कि ये रजिस्टर्ड आपके पास अफ़गान महाजरीन हैं, उनको तो भेजना शुरू कीजिए, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।